गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे भी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस तरह से न्यूज़ को हाईलाइट करके आपके लिए डाल देता हूँ। तो जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लो आज का ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको इस तरह से मैंने हाईलाइट करके वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लें आप और उसके बाद हमारा डिस्कशन सुने, देन आपको अधिक फायदा होगा। चलो शुरुआत करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता क्या है? इसका नाम है RCEP, RCEP। आपको याद होगा हमने 12 तारीख को भी इस पर डिस्कस किया था, शुक्रवार को इस पर मैंने डिस्कस किया था RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो है टोटल 15 देशों का एक समूह है। 15 देशों के समूह के द्वारा मुक्त व्यापार समझौता साइन किया गया है, जिस 15 देश में 10 आसियान के देश हैं, प्लस एक जो है जापान है, दूसरा दक्षिण कोरिया है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा न्यूजीलैंड है और पांचवा जो है वो चीन है। ये नाम एग्जैक्टली आप याद रख लेना, क्योंकि इसी नाम पे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स का, तो इसी नाम पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 10 आसियान के देश प्लस चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। RCEP में भारत भी शामिल था। पहले वार्ता में ये भारत शामिल था, लेकिन भारत फाइनली 2018 में भारत इससे बाहर निकल गया, 2019 में भारत इससे बाहर निकल गया। तो अब ये सवाल होता है कि RCEP में भारत बाहर क्यों निकला? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं कि RCEP से भारत बाहर क्यों निकला। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कि भारत की ट्रेड डेफिसिट, भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ हमारा है, दक्षिण कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मलेशिया के साथ है। ये जो देश हैं जो RCEP के कंट्री हैं, ये उनके साथ हमारा व्यापार घाटा लगभग 105 बिलियन डॉलर प्रति ईयर है। भारत की जो वर्क फोर्स है, यानी काम करने वाली जो जनसंख्या है, वो अभी उत्पादन के लिए तैयार नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि एक मोबाइल है, ये मोबाइल चाइना 5,000 रुपये में बना देता है। क्या इसी क्वालिटी का मोबाइल हम 5,000 रुपये में बना सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन एराइज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, खास करके दीपावली के समय में इस बार भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान कहीं हद तक बिक रहे हैं, मार्केट में सस्ते में बिक रहे हैं, लाइट वगैरह जो है वो सब बिक रही है। तो क्या हम उतना सस्ता में इंडिया में बना सकते हैं? क्या भारत का वर्क फोर्स जो है उतने सस्ता में इंडिया में प्रोड्यूस कर सकता है? तो बिल्कुल अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे वर्क फोर्स इस लायक अभी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार मात्र 2% कार्यशील जनसंख्या के पास ही उपयुक्त कौशल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था यह कि जितने लोग काम कर रहे हैं, मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोग में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिसके पास उस काम करने के लायक कौशल दिया गया। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी खराबी थी। ओके, तीसरा पॉइंट है कि भारत RCEP के तहत भारत की प्रमुख चिंता ई-कॉमर्स कंपनी तथा उससे निवेश से संबंधित है। यानी RCEP में अगर भारत शामिल हो जाता तो जितनी ई-कॉमर्स कंपनी है उसमें जो निवेश होता है वो भारत के घरेलू उद्योग को तबाह कर सकता था। जैसे फ्लिपकार्ट में भी आपको याद होगा कि कुछ फ्लिपकार्ट को जो है अमेरिका की कंपनी ने परचेज किया। बहुत सारी इंडियन कंपनी जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और चाइना का इन्वेस्टमेंट मान लो 50% से अधिक बढ़ जाता है उस कंपनी में, तो वो भारत के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनी के माध्यम से जो है घरेलू उद्योग तबाह हो सकते थे। डाटा लोकलाइजेशन की लगातार हम चर्चा करते हैं। भारत की डाटा स्थानीयकरण की योजना पर विराम लग सकता था। चीन तथा अमेरिका के मध्य चल रहे व्यापार युद्ध की स्थिति में भारत यदि समझौते में शामिल होता तो यह दर्शाता है कि भारत चाइना के पक्ष में है, राइट। तो ये भी एक डिस्प्यूट था।
और साथ ही साथ भारत जिसने 2010-11 में आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, आज व्यापार घाटा 2010-11 के $5 बिलियन के कंपेयर में 2018-19 में $21 बिलियन हो गया। तो जो हमारी आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया। सोचो, तो अगर पूरे आरसीपी में हम शामिल होते हैं जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटा है, हमारा जापान के साथ व्यापार घाटा है, चाइना के साथ व्यापार घाटा है, दक्षिण कोरिया के साथ हमारा व्यापार घाटा है, तो पूरे आरसीपी में हम शामिल होते हैं तो हमारा व्यापार घाटा निश्चित तौर पे और बढ़ता। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप लोग। एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब होता है कि हम आपके सामान पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे या मिनिमम टैरिफ लगाएंगे, राइट। 10% से कम टैरिफ लगाएंगे या 10% तक टैरिफ लगाएंगे या कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो हमने एक मोबाइल चाइना से परचेज किया 10,000 रुपये में। मान लेते हैं एक कंपनी, कोई कंपनी है इंडिया की कंपनी या कोई व्यापारी है इंडिया का व्यापारी, चाइना से 10,000 रुपये में एक मोबाइल परचेज किया। इसको अगर हम लाते हैं पोर्ट तक, तो उसके बाद पोर्ट में जो बंदरगाह आता है, जैसे मान लो ये भारत के पोर्ट पे उतरा, तो उसके बाद भारत सरकार इस पर टैरिफ लगा देती है। तो टैरिफ लगाने के बाद यहीं 10,000 का फ़ोन भारत में 15,000, 16,000, 20,000 जितना टैरिफ लगाया है उसके अनुसार से मिलता है। अगर हम ये टैरिफ लगाना बंद कर दें चाइना के उत्पाद पे, तो इसी को कहा गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। हम आपके सामान पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप हमारे सामान पे कोई टैरिफ नहीं लगाएं। तो देखो, ये स्थिति को देखते हुए आपको लग सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आरसीपी का था उसमें भारत का शामिल नहीं होना एक अच्छा दृष्टिकोण है। हालांकि जब भारत बाहर इससे हुआ था 2019 में, तो कुछ विश्लेषक जो थे, कुछ थिंकर जो थे, रघुराम राजन जैसे व्यक्ति जो थे, इन्होंने भारत सरकार की आलोचना किया था। देखो, प्रोपोगंडा है पाकिस्तान का आरोप भारत, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का न्यूज़ है तो आपको जानकारी होना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम लगाया? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारत अफगानिस्तान की मदद करता है और अफगानिस्तान के माध्यम से टेररिस्ट को पाकिस्तान भेज करके भारत और प्रत्यक्ष तौर पे टेररिस्ट कार्रवाई पाकिस्तान में करवाता है, राइट। कैसे? अफगानिस्तान की मदद करके, या अफगानिस्तान में जो आतंकवादी गुट है उसको मदद करके हम पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाते हैं। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऑफिशियली कहा। तो सवाल ये होता है कि अगर ऑफिशियली इन्होंने कहा है तो ये यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं जाके बोले? कुछ समय में पहले, आज से लगभग 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जो है यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन जाके क्यों नहीं बोले, या विश्व के अंश संस्था में जाके वो बोले? तो देखो, एक तरह से ये प्रोपोगंडा है जो पाकिस्तान फैला रहा है। इसके पास, पाकिस्तान के पास कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान के पास स्पष्ट प्रूफ नहीं है। जब भी पाकिस्तान से प्रूफ मांगोगे, आप कुलभूषण यादव का नाम पाकिस्तान वाले ले लेते हैं कि कुलभूषण यादव को भी तो आपने भेजा था पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए। भारत जो है कुलभूषण यादव को एक्सेप्ट करता है, राइट। जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की कोई टेररिस्ट अगर इंडिया में मगर मिलता है, मान लो इंडिया सरकार उसको पकड़ती है या इंडिया की सेना पकड़ती है, तो सबसे पहले पाकिस्तान उसको रिफ्यूज कर जाता है। वो कहता है कि ये हमारे लोग थे ही नहीं। अजमल कसाब के बारे में भी पाकिस्तान के लोग रिफ्यूज कर गए, पाकिस्तान की सरकार रिफ्यूज कर गई कि वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। कई नागरिक या कई टेररिस्ट जिसको भारत सरकार ने पकड़ा जो पाकिस्तान के नागरिक थे, पाकिस्तान सरकार उसको रिफ्यूज कर गई। इवन ओसामा बिन लादेन के बारे में भी वो रिफ्यूज कर गई कि ओसामा बिन लादेन भी छिपा हुआ नहीं है पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम के बारे में भी पाकिस्तान सरकार रिफ्यूज कर गई कि वो भी पाकिस्तान में छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा एक नागरिक कुलभूषण यादव को ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने पकड़ा है आतंकवाद के चार्ज पे, कुलभूषण यादव को, तो हम उसे रिफ्यूज़ नहीं किए, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारा नागरिक है। आपने उसे ज़बरदस्ती पकड़ा है और हम लोग इसके अगेंस्ट में ICJ गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए थे और वहाँ पे हमने केस जीता भी है।
तो बहरहाल अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। पाकिस्तान प्रोपोगेंडा फैला रहा, पाकिस्तान के पास अगर स्पष्ट प्रूफ होता तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत के अगेंस्ट में जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास स्पष्ट प्रूफ नहीं है। देखो दो बातें यहाँ पे, दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। दुनिया का ब्रह्मोस की ताकत दिखाएगा भारत। ब्रह्मोस दो नदी के नाम पे बना हुआ, एक तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी है और रूस की जो है मोस्कवा नदी है। तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया मिसाइल सिस्टम है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यह क्रूज मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है, क्रूज मिसाइल सिस्टम है। इसको हम कहीं से भी आसानी से छोड़ सकते हैं, जल से छोड़ सकते हैं, आकाश से छोड़ सकते हैं और ज़मीन से भी हम इसे टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसकी गति जो है 2.8 मैक की गति है, राइट। यानी ध्वनि की जो मारक क्षमता है या ध्वनि की जो गति होती है उस गति का लगभग 3 गुना अधिक रफ्तार से ये जो है हिट कर सकती है टारगेट को। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी वास्तविक रेंज जो है 290 किलोमीटर है, लेकिन लगातार परीक्षण करके इसका रेंज बढ़ाया जा रहा है। पहले इसका वास्तविक रेंज था 290 किलोमीटर और हाल में देखा है कि हमने 450 किलोमीटर की रेंज में भी ये टारगेट को हिट कर रही है। तो इस तरह से अभी जो लगातार परीक्षण हो रहा है वो हो रहा है इसके रेंज को बढ़ाने के लिए, और हमारा टारगेट है कि इसको 600 किलोमीटर के रेंज तक बढ़ाने की योजना है। यानी हम यहाँ से छोड़े तो 600 किलोमीटर आगे जाकर के टारगेट को हिट करें। इसके हाइपरसोनिक संस्करण को भी विकसित किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? 5 मैक से अगर अधिक स्पीड होगी मिसाइल की तो उसे कहा गया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। विश्व का कोई भी देश दावा नहीं कर सकता अभी कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है। भारत में भी इस पे लगा हुआ, भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है और ब्रह्मोस को ही हम हाइपरसोनिक के रूप में डेवलप करें, इसके लिए लगातार हम परीक्षण कर रहे हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ आप एक दो पॉइंट याद रख लेना, इस न्यूज़ में दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जो है फिलीपींस को, भारत सरकार तैयार हो गई है और भारत के साथ रूस भी सहमति दे दिया है कि हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देने वाले हैं। फिलीपींस चीन के लगातार अगेंस्ट में चल रहा है, राइट। चीन उसको परेशान लगातार कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें चीन को अगर इनकाउंटर करना है तो अच्छा उपाय है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को दें। साथ ही साथ बहुत जल्द वियतनाम को भी भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देगा। फिलीपींस के लिए ऑलरेडी जो है हम तैयार हो चुके हैं, सहमति बन चुका है। वियतनाम के लिए अभी सहमति नहीं बना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो है वियतनाम को भी भारत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देगा। अब देखो होता क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वियतनाम हो गया, उसके साथ भी चीन का लड़ाई चल रहा है। फिलीपींस हो गया, इसके साथ भी चीन का लड़ाई चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो चीन हमारे अगेंस्ट में है, तो हम जो कंट्री विश्व में चीन के अगेंस्ट में है उसको हथियार सप्लाई करें तो एक अच्छा कदम भारत के लिए हो सकता है और चीन पर इस तरह से एक प्रेशर भी बनेगा, राइट। देखो चीन पाक के साथ जल संधि की होगी समीक्षा। जल संसाधनों पे संसद की अस्थायी समिति चीन समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों पे गहन विचार करेगी, विचार कर रही है। लेकिन एक बेसिक जानकारी मैं दे देता हूं आपको सिंधु नदी जल संधि के बारे में। सिंधु की 5 नदी हैं। सिंधु नदी साइन हुआ था 1960 में, 1960 में साइन हुआ था और विश्व की सबसे सफलतम संधि में से एक है। 1960 से लेकर के अभी तक हमारी जो है 3 बार लड़ाई हो चुकी है पाकिस्तान के साथ में, भयंकर रूप से। 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, 1999 की लड़ाई। बावजूद इसके सिंधु जल संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान निभाता रहा। प्रत्येक वर्ष भारत के ऑफिशियल पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल भारत आते हैं और दोनों डिस्कस करते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। ये साइन हुआ था 1960 में। भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे उस समय में
और पाकिस्तान में जनरल अयूब खान वहाँ के जो है जनरल थे, वो राष्ट्रपति बन गए थे। तो दोनों के बीच में हुआ था। वर्ल्ड बैंक इसकी मध्यस्थता किया था, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधु नदी तंत्र भारत होके पाकिस्तान जाती है, बावजूद इसके 80% पानी का उपयोग जो है पाकिस्तान करता है, राइट। सिंधु नदी समझौता के तहत हमने स्वीकार किया कि 80% पानी का उपयोग आप कर सकते हैं और इंडिया महज 20% पानी का उपयोग करता है। सोच सकते हो आप। तो इसी संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि अब जो है इस तरह का जो समझौता हुआ है उस समझौता को परिवर्तन किया जा सकता है या उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में भी कुछ बदलाव दिखे या सिंधु समझौता में भी कुछ बदलाव आपको दिखे। देखो, पूर्वी एशिया बैठक में जयशंकर ने संप्रभुता के सम्मान पे जोर दिया। तो सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना। पहला तो कि 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में हमारे देश के विदेश मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया। दूसरा है कि इसमें कितने देश हैं उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो 10 तो आपको आसियान के देश हो गए। इसके अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस। तो ये सारे के सारे देश हैं जो किसमें शामिल हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल हुए या पूर्वी एशिया सम्मेलन में ये सारे के सारे देश शामिल हैं, राइट। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, बाइडेन की अगली परीक्षा, तो राइटर जो है हर्ष वी पंत हैं और इस बात पे हमने भी डिस्कस किया था जब बाइडेन की सरकार आ रही है अमेरिका में, तो हमने भी आपको डिस्कस किया था कुछ पॉइंट के बारे में। वही पॉइंट राइटर ने आज डिस्कस किया। तो देखो, राइटर का कहना है कि बाइडेन के अमेरिका में आने से विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो ये बात को आप समझें कि ट्रंप के जाने के बाद और बाइडेन के भारत में आने के बाद या बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के बहुत ज़्यादा इंडिया पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो सकारात्मक रूप से बहुत प्रभाव पड़ेगा या ना तो नकारात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, अमेरिका विश्व संस्था का अघोषित अगुवा रहा है, जिससे ट्रंप सरकार अलग रही है, राइट। जैसे ईरान न्यूक्लियर डील, UNHRC, WHO, यूनिसेफ, पेरिस क्लाइमेट चेंज से अलग रहा है कौन, ट्रंप अलग रहा। बराक ओबामा के समय में अमेरिका इन सभी संस्था का अंग था, राइट। तो बराक ओबामा जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जिस पार्टी के बाइडेन हैं उसी पार्टी के बराक ओबामा थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। और बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय में जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एक सेकेंड, ओके, बाइडेन जो है अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले बराक ओबामा अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप जो है रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बाइडेन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों का जो है अलग एक तरह से अपोजिट है, राइट। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक तरह से अपोजिट है। जैसे इंडिया में आप ले लो कांग्रेस और बीजेपी, दोनों का विचारधारा सोच बिल्कुल अलग है, उसी तरह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की सोच है। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। बावजूद इसके राइटर का कहना है कि अमेरिका जो है ईरान न्यूक्लियर डील से, UNHRC से, WHO से, यूनिसेफ से, पेरिस क्लाइमेट चेंज से जो अलग हो गया था वो इसमें शामिल हो सकता है। उम्मीद किया जा सकता है जो बाइडेन के समय में, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बनेंगे वो इसमें शामिल हो सकते हैं।
अब देखो, ईरान न्यूक्लियर डील पे अगर अमेरिका शामिल होता है, तो ईरान न्यूक्लियर डील में अगर अमेरिका शामिल होता है तो ऐसे कंडीशन में भारत और ईरान का संबंध बेहतर होगा। भारत और ईरान का संबंध बेहतर होगा तो भारत क्या करेगा कि ईरान से तेल हम परचेज कर सकते हैं, ऑयल हम परचेज ईरान से कर सकते हैं। अब देखो, ईरान एकमात्र ऐसा कंट्री था विश्व में जहाँ पे हम रुपए में तेल परचेज करते थे। जैसे हम सऊदी से अगर तेल परचेज करते हैं तो हम उसको डॉलर देते हैं, और ईरान से हमारा समझौता हुआ था कि हम ईरान से तेल परचेज करें तो हम रुपीज़ करेंसी में भी तेल उससे परचेज कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये भारत के लिए फ़ायदेमंद कदम होगा। दूसरी बात क्या है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज का भारत अगुवा रहा, भारत भी इसमें नेतृत्व कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में पेरिस क्लाइमेट चेंज में भारत शामिल होता है तो $100 बिलियन जो विकसित देशों को, विकासशील देशों को देना है, तो निश्चित तौर पे इसका कुछ अंश भारत को भी मिलेगा। पेरिस क्लाइमेट चेंज का एक नियम था, एक समझौता था कि 2020 से $100 बिलियन जो है विकसित देश विकासशील देशों को देंगे, तो उसका कुछ ना कुछ अंश तो भारत को भी मिलेगा। हालांकि बाइडेन इससे पुनः जुड़ सकते हैं, हालांकि बाइडेन इसमें जुड़ने से पूर्व सुधार की मांग कर सकते हैं, यानी इन संगठन में बाइडेन जुड़ सकता है, सही बात है, अमेरिका फिर से जुड़ सकता है, लेकिन अमेरिका फिर इसमें सुधार की मांग करेगा। तो सुधार की मांग तो भारत भी कर रहा है, भारत भी WHO में रिफॉर्म्स की बात करता है, भारत में भी UNHRC में रिफॉर्म्स की बात करता है, भारत भी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात करता है। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा। अब देखो, बाइडेन नाटो पे ट्रंप की तरह दबाव डालेंगे कि वे भी रक्षा पे अधिक खर्च करें। नाटो देश के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखो कि नाटो में जितने भी कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री ज़्यादातर नाटो में हैं, अमेरिका है, तो नाटो के किसी एक देश में हमला होने का मतलब पूरे के पूरे नाटो पे हमला है। जैसे मैसेडोनिया एक कंट्री है, मान लो छोटा कंट्री है, इस पे मान लो चाइना ने हमला किया, इसका मतलब है कि वो पूरे नाटो के देश पे हमला कर रहा है। इसका मतलब हुआ है कि चाइना अमेरिका पे भी हमला कर रहा है। तो इसलिए ये जो नाटो के टोटल देश है, ये मिल करके चाइना पे काउंटर अटैक करेंगे। तो नाटो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यह है। अब देखो, ज़रूरत क्या है यहाँ पे, राइटर का क्या कहना, राइटर का कहना है कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो अपने रक्षा बजट में काफ़ी खर्च करता है। चूँकि अमेरिका की जिम्मेदारी नाटो को प्रोटेक्ट करने की भी है, यूरोपियन देशों को भी प्रोटेक्ट करने की है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि यूरोपियन देश भी रक्षा सेक्टर में अधिक से अधिक खर्च करें, अधिक से अधिक हथियार खरीदे, वो अधिक से अधिक हथियार रखे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के भरोसे पे ही नाटो देश सुस्त हो जाए, बैठ जाए, वो हथियार खरीदना बंद कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए नाटो कंट्री को। तो ये प्रेशर ट्रम्प डालता रहा है नाटो कंट्री पे, अब बाइडेन भी डालेगा कि जिस तरह से अमेरिका परचेज कर रहा है, अमेरिका रक्षा सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रहा है, उस तरह से आप भी इन्वेस्ट कीजिए। आप हमारे बराबर पार्टनरशिप है, इसलिए आपको भी इन्वेस्ट करना होगा। अब देखो, तीसरा पॉइंट है कि अफगानिस्तान में अमेरिका रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप, उनका मेन उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में कितना जल्दी वो बाहर निकले अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से अमेरिका अगर एग्जिट करता तो वो भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका अगर एग्जिट होता तो तालिबान जो है वो, तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत होता। अगर अफगानिस्तान से अमेरिका एग्जिट करता, तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत होता, और तालिबान पर किसका प्रभाव है, तो प्रभाव है पाकिस्तान का। तो तालिबान अगर पाकिस्तान में मजबूत होगा तो पाकिस्तान एक तरह से कह सकते हो कि अफगानिस्तान में मजबूत होगा, राइट। इसलिए अमेरिका का बना रहना ज़रूरी है। अमेरिका अगर वहाँ बना रहेगा तो तालिबान कमज़ोर रहेगा, तालिबान कमज़ोर रहेगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कमज़ोर रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के साथ भारत है, और अफगानिस्तान का जो टेररिस्ट समूह है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है तालिबान, और उसके साथ पाकिस्तान है। अब देखो, हमारे लिए एक सोचने वाला पॉइंट है कि बाइडेन की नीति जो है वो पाकिस्तान की ओर झुक सकती है, राइट। बाइडेन की नीति पाकिस्तान की ओर झुक सकती है। पाकिस्तान का अच्छा संबंध बाइडेन के साथ रहेगा, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए सोचने वाला कदम होगा। इसका एक बेस्ट रीज़न है, इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि अफगानिस्तान में जो है अभी और रुकना पड़ेगा अमेरिका को। अफगानिस्तान में अगर और रुकना होगा, और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए अमेरिका को, इसलिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशन अच्छा होगा।
अब देखो आरसीपी पे हस्ताक्षर हो गया, फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया। अब आरसीपी पे हस्ताक्षर होने के बाद एक प्रोटोकॉल है या एक पार्टनरशिप है जिसे कहा गया टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को जल्द ही व्यापारिक रूप दिया जा सकता है, अमेरिका इसको लेकर के काम करेगा। जिस तरह से आरसीपी साइन हुआ, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसी तरह से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी हिंद क्षेत्र प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर पार्टनरशिप साइन किया जाए। उस पार्टनरशिप में भारत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत के साथ संबंध बहुत सामान्य रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डिफरेंस खास आएगा, क्योंकि ओबामा के टाइम में भी भारत के साथ संबंध अमेरिका के अच्छे रहे थे, ट्रम्प के समय में भी भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे रहे थे, इस बार भी अमेरिका के संबंध अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जीएसपी जो है जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम जो है, जिसमें 140 मिलियन डॉलर के सामान आता है, जैसे चमड़ा उमड़ा के जो चमड़ा का जूता होता है, तो नॉर्मली चमड़ा वगैरह भेजता था भारत सरकार अमेरिका में, तो ये सब जीएसपी के तहत आता था, इसमें कोई टैरिफ नहीं लगाता था अमेरिका। ट्रम्प ने इस पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, तो अब जो है जीएसपी को फिर से बहाल कर सकता है बाइडेन। तो निश्चित तौर पे बाइडेन के आने से अमेरिका के साथ हमारे संबंध सुधरेंगे, बिगड़ेंगे नहीं, सुधरेंगे बल्कि। तो देखो कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाइडेन के आने से अंतर्राष्ट्रीय संगठन मजबूत होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मजबूत होगा और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मजबूती की मांग करता है। साथ ही साथ बाइडेन के आने से अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है उसमें सुधार की भी अपेक्षा की जा सकती है, भारत भी इसमें सुधार की अपेक्षा करता है। तो निश्चित तौर पे बाइडेन का आना भारत के लिए एक शुभ संकेत है। देखो एक बार इसको देख लेना, कुछ कहता है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जो इस बार मिला है वो मिला है आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम को। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है विश्व खाद्य कार्यक्रम, उसे 2020 का शांति का नोबेल मिला। तो ये जो है एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था यूनाइटेड नेशन का, और यूनाइटेड नेशन के लगभग 25 से 30 संस्था है, उसका जिक्र हमने किया था, लगभग 30-40 मिनट का वीडियो होगा, वो देख लेना, वो काफ़ी काम का होगा वीडियो आपके, तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ देखो नॉर्मन बोरलॉग, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में, और उनको जो नोबेल मिला है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कृषि सेक्टर में मिला है, तो याद रख लेना कृषि सेक्टर में नोबेल दिया ही नहीं जाता, तो उसे भी नोबेल मिला है, शांति के क्षेत्र का नोबेल मिला है। नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल मिला है वो शांति के क्षेत्र का नोबेल मिला है। चलो एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे पास, वो है भारतीय विदेश नीति का अहम किरदार म्यांमार। तो यहाँ पे म्यांमार और इंडिया के बीच में रिलेशन आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। देखो म्यांमार के साथ भारत की 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है। भारत म्यांमार के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध लंबा इतिहास रहा है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि म्यांमार किस एक्ट के द्वारा भारत से अलग हुआ था। म्यांमार अंग्रेज के समय में भारत का आधिपत्य था, भारत का शासन के अंतर्गत आता था, लेकिन एक एक्ट के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया अंग्रेज के द्वारा। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस एक्ट के द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ था। अब देखो दोनों ही देश आसियान का पार्ट हैं, बिम्स्टेक का पार्ट है, दोनों बिम्स्टेक और आसियान में मिलकर काम करते हैं। मेकांग गंगा सहयोग जो पहल है, इसमें भी दोनों देश मिलकर काम करते हैं। भारत द्वारा सार्क समूह में म्यांमार के पर्यवेक्षक की भूमिका का समर्थन किया गया, जिससे 2008 में म्यांमार को इस समूह के पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल किया गया। यानी सार्क का जो एक पर्यवेक्षक है वो म्यांमार है, भारत के सपोर्ट से इसे 2008 में शामिल किया गया। 2018 के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार में भारतीय मूल के 15 से 20 लाख लोग रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में 1970 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। जून 2019 में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार जो है 1.7 बिलियन डॉलर का है। तो व्यापार
जो है हमारे बीच व्यापार का रिलेशन बढ़ रहा है। $1.7 बिलियन का हमारे के बीच व्यापार होता है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या काम हो रहा है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप याद रख लेना परियोजना है कलादान मल्टी मॉडल परगमन परियोजना। कलादान परियोजना हम जो है म्यांमार में चालू किए हुए हैं। क्या होता है कलादान परियोजना, और कलादान परियोजना के तहत ही हम सीतवे बंदरगाह म्यांमार में डेवलप कर रहे हैं। देखो ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी देख लेना। ये देखो हमारा कलकत्ता पोर्ट बंदरगाह है। यहाँ से क्या होगा कि शिप आएगी डायरेक्टली म्यांमार के सीतवे, यहाँ पे सीतवे है, देखो ये सीतवे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे सीतवे बंदरगाह जो है म्यांमार के, वो बंदरगाह जाएगी। वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है रिवर है, नदी है, नदी के माध्यम से सामान यहाँ से यहाँ तक आएगा, और यहाँ से बाय रोड के माध्यम से यहाँ से डायरेक्टली मिजोरम में सामान हमारा चला जाएगा। तो जो घूमना पड़ता था, अगर मान लो कलकत्ता से सामान मिजोरम जाएगा तो काफ़ी घूम फिर के जाता है मिजोरम। तो इस तरह से हम शॉर्टकट माध्यम से यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ गए, सीतवे बंदरगाह गए, और यहाँ से डायरेक्टली मिजोरम चले गए। तो शॉर्टकट माध्यम से जाया जा सकता है मिजोरम कलकत्ता से। तो इसलिए ये जो बंदरगाह है यहाँ पे सीतवे एयरपोर्ट है, सीतवे पोर्ट है, बंदरगाह है, इसको भारत सरकार डेवलप कर रहा है, और इसको कहा गया कलादान परियोजना, इसको कहा गया। साथ ही साथ दोनों देश ने त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता होता है। एक समझौता है भारत म्यांमार थाईलैंड रोड परियोजना, जिसपे हमने हस्ताक्षर किया है। उससे भारत से जो है भारत सरकार रोड बनाएगी, जिस रोड के माध्यम से म्यांमार जा सकते हैं, और म्यांमार से डायरेक्टली हम थाईलैंड इन कर सकते हैं। तो ये तीनों देशों को जो है कनेक्ट करेगा रोड के माध्यम से। इस समझौता पे भी साइन किया गया है, उस पर भी काम चल रहा है, प्रगति में काम है। यानी बाय रोड के माध्यम से यहाँ से आप थाईलैंड जा सकते हैं। तीसरा है कि भारत द्वारा म्यांमार के चीन राज्य में वहाँ पे सीमा हाट के निर्माण के लिए $2 मिलियन के अनुदान दी है भारत सरकार ने, जिससे मिजोरम और म्यांमार के बीच में संपर्क बेहतर होगा। यानी वहाँ पे हम सीमा हाट का निर्माण कर रहे हैं, बाजार का निर्माण कर रहे हैं। म्यांमार के बगान शहर में स्थित पैगोडा की मरम्मत और संरक्षण के लिए अन्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में भारत सरकार सहायता कर रहा है। तो निश्चित तौर पे जो पैगोडा वगैरह जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, वहाँ पे उसके संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं म्यांमार में। और आपको याद होगा कि लोकमान्य तिलक को, आपने हिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा कि 1906 में जो है लोकमान्य तिलक जी को जो है 8 वर्ष की कारावास हुई थी, और उन्होंने वर्मा में उनका कारावास था। तो वर्मा कहाँ है? आधुनिक म्यांमार को ही वर्मा कहते हैं। तो लोकमान्य तिलक की मृत्यु को उपरांत 100 जो है वर्षगांठ पे, जो 1920 में जो है तिलक जी की मृत्यु कब हुई थी? तो तिलक जी की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो मांडले जेल है जो म्यांमार में है, वहाँ पे एक प्रतिमा निर्माण करने की चर्चा की जा रही थी। पता नहीं मुझे कि प्रतिमा निर्माण हुआ कि नहीं, लेकिन मांडले जेल जो वर्मा में है, उसको एक हिस्टोरिकल प्लेस बना करके वहाँ पे तिलक जी की प्रतिमा के बनाने की चर्चा की जा रही थी। अब देखो चुनौती क्या है, ये तो सकारात्मक पॉइंट हो गया। चुनौती क्या है? रोहिंग्या मुद्दा। लगातार रोहिंग्या जो है म्यांमार से इन करके आते हैं कहाँ पे? तो बांग्लादेश में, और बांग्लादेश होकर भारत में आ जाते हैं। तो ये मुद्दा विश्व में चर्चा में बना हुआ है, और म्यांमार के साथ हमारी चुनौती है इस मुद्दा को लेकर के। कोको द्वीप पे चीन का सर्विलांस सिस्टम। तो कोको द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊपरी पार्ट है, उसके जस्ट ऊपर में कोको द्वीप है। कोको द्वीप पे जो है चाइना ने सर्विलेंस सिस्टम लगाया हुआ है, जो भारत पे नज़र रख सकता है, या भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे नज़र रख सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कर रहा है। तो चीन की नज़दीकियाँ म्यांमार के साथ भारत के लिए सदमे हैं, या भारत के लिए खतरे का प्रतीक बन रहा है, राइट। तीसरा है ओवर वन बेल्ट वन रोड परियोजना। तो ओवर में जो है म्यांमार शामिल हुआ, राइट। तो चीन के साथ जो चीन की ये महत्वाकांक्षी परियोजना ओवर परियोजना है, तो इसमें
म्यांमार का शामिल होना भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को एक नकारात्मक संदर्भों को दिखाता है, राइट। तो ये हमारे बीच चुनौती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने डिस्कस करने का कोशिश किया कि भारत और म्यांमार के बीच में क्या संबंध है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आयुर्वेदिक दवाओं में चीन को टक्कर देने के लिए भारत तैयार है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है CSRI के तहत आने वाली लखनऊ स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डायबिटिक के लिए BGR-34 नाम की दवा तैयार की है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, डायबिटिक के लिए जो है BGR-34 नाम की दवा तैयार किया गया है। और साथ ही साथ हम विश्व के अन्य देशों में जो है आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी हुई है और कोरोना महामारी में आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री ज़्यादा हुई है, आयुर्वेदिक चीज़ों की बिक्री ज़्यादा हुई है, विश्व में आयुर्वेदिक की मांग अधिक बढ़ी है, तो उसमें भारत प्रमुख भूमिका निभा सकता है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मुझे डिस्कस करने का बस एकमात्र रीज़न है कि आज से ठीक 10 दिन पहले हमने डिस्कस किया था आपके साथ। हालांकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से सुन लो। 10 दिन पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर रियल एस्टेट है, मान लो आपको किसी बिल्डर के यहाँ आप जा रहे हो और वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है बिल्डर से, आपने पैसा दे दिया, बिल्डर आपको समय पे जो है फ्लैट बना के नहीं दे रहा, आपका कोई डिस्प्यूट बिल्डर के साथ होता है, तो ऐसे कंडीशन में पहले आप सिर्फ रेरा में जा सकते थे। रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, वहाँ पे जा सकते थे। अब क्या है कि आप ना सिर्फ रेरा में जा सकते हैं, बल्कि आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में भी जा सकते हैं, यानी उपभोक्ता कोर्ट में भी जा सकते हैं, यानी कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। तो पहले जो रियल एस्टेट के जो लोग थे, रियल एस्टेट का जो कंपनी था, वो विरोध करता था कि आपको अगर हमारे खिलाफ जाना है तो आप सिर्फ रेरा में कंप्लेन कीजिए, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी में ही कंप्लेन कीजिए, आप उपभोक्ता कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता को अधिकार है कि अगर उसको आपके खिलाफ जाना होगा या आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करना होगा तो ऐसे कंडीशन में वो रेरा में भी जा सकता है और ऐसे कंडीशन में वो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे न्यूज़ है कि कंज्यूमर कोर्ट में एक मैटर के लिए गया था और कंज्यूमर कोर्ट ने कुछ डिसीजन सुनाया है बिल्डर के अगेंस्ट में। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है क्या डिसीजन सुनाया, बस ये अधिक इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो व्यक्ति होगा, जो कंज्यूमर होगा, वो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है और रेरा में भी जा सकता है बिल्डर के खिलाफ। देखो G20 का सम्मेलन होने वाला है और यूपीएससी ने इस बार जो क्वेश्चन पूछा था 2020 में, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था कि G20 में कौन कौन सा देश है। तो यहाँ पे 20 देश का नाम दिया हुआ, एक बार देख लेना। G20 का मीटिंग होने वाला है और इसकी अध्यक्षता कर रहा है कौन? इसकी अध्यक्षता कर रहा है आपको सऊदी अरब। 2021 की अध्यक्षता इटली करेगा और 2022 की अध्यक्षता, जब भारत अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा होगा आज़ादी का, तब उसकी अध्यक्षता करेगा भारत, राइट। तो इसकी मीटिंग में क्या इम्पोर्टेंट साइन होता है या क्या इंपॉर्टेंट समझौता होता है, जो भी होगा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इस पर। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।